हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग का दूसरा टॉपिक है। हमने कल पढ़ा था ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बेसिक जानकारी, बेसिक डिटेल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ली थी। ऑर्गेनिक फायदे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के उद्देश्य। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो वैसे यहाँ रिलेट करते हैं कि जैविक खेती करने के क्या उद्देश्य हैं। हमने पिछली क्लास में फ़ायदे पढ़े, तरीके पढ़े, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। तो आज हम पढ़ेंगे जैविक खेती के उद्देश्य के बारे में। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य, जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य, जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें जैविक खेती के द्वारा जो अनाज, जो उत्पाद प्राप्त होगा वो उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का होगा और किसी भी हानिकारक रसायन पदार्थों से मुक्त होगा। तो जो ये पदार्थ या जो अनाज हमें प्राप्त होगा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के स्वास्थ्य भोज्य को सुनिश्चित करना, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग ना हो तथा उसके स्थान पर बिना किसी रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किए फसल उत्पादन लेना, उसमें उसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक हो। क्या होता है? जैविक खेती के उद्देश्य, जैविक खेती के उद्देश्य। ठीक है, आगे हम देखेंगे जैविक खेती के क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्राप्त, जैविक खेती को निम्नलिखित प्रमुख क्रियाओं के क्रियान्वित करने से प्राप्त किया जा सकता है। जैविक खेती को कैसे किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या पदार्थ होते हैं, क्या क्या चीज़ों का उपयोग करते हैं, उन सब पे चर्चा करते हैं। तो कार्बनिक खादों का उपयोग क्या करते हैं? पहले जैविक खेती करने के लिए सर्वप्रथम हमें कार्बनिक खादों का उपयोग करना चाहिए, जीवाणु खादों का उपयोग करना चाहिए। इसमें जैविक खेती में, जैसा कि हम जानते हैं, जैविक खेती में किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक या फिर रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कार्बनिक खादों का उपयोग किया जाता है, इसमें जीवाणु खादों का उपयोग किया जाता है तथा फसल के अवशेष का उचित उपयोग किया जाता है। फसल अवशेष, फसल अवशेष का मतलब ये होता है कि हमने कोई भी फसल ली, उसके बाद जैसे कि कोई भी फसल हमने बोई, फसल के बाद क्या है, उससे अनाज निकालने के बाद, अनाज लेने के बाद, फसल की कटाई करने के बाद फसल के जो अवशेष बचे होते हैं, जो अवशेष बचे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। फसल के अवशेष का उचित उपयोग, उसका उचित उपयोग करते हैं। कैसे? उसको उसी में सड़ा, खेत में जो फसल के अवशेष होते हैं उसको सड़ा के जैविक विधियों द्वारा कीट व रोग का नियंत्रण, क्या करते हैं? जैविक विधियों द्वारा, किसी भी रासायनिक विधियों का प्रयोग नहीं करना है, ओनली जैविक विधियों के द्वारा ही कीट व रोग का नियंत्रण करना। फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना, क्या है कि हम जब फसल कोई भी खेती करते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से फसल चक्र अपनाते हैं। तो उसमें क्या है, दलहनी फसलों का भी उपयोग करना। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी दलहनी फसल है वो क्या करती है, उसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन अधिक होता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। क्या होता है? जो दलहनी फसल होती है उनकी जड़ गांठों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे हमारी मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है। मृदा में वायु जो होती है, हवा जो होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है वो बना रहता है। मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना, क्या करना? मृदा संरक्षण की क्रियाओं को अपनाना। खेती के इस तरीके में बाजार पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण के हित में अग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। क्या की जाती है? जैसे कि खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस तरीके पे बाजार पे डिपेंडेंसी कम करनी होती है किसानों की, कि बाजार पे ही बाजार में जाके उर्वरक, खाद, इन सब चीज़ों का उपयोग लेना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो लागत होती है, किसी भी फसल को अगर हम बो रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लागत भी कम होती है। क्या होता है? जो व्यय होता है, कॉस्ट होता है, वो कम होता है। कैसे? कि हम ऑर्गेनिक मतलब हम उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही किसी रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये हमारे घर पे ही प्राप्त मिल जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इसमें बहुत अधिक कोई कास्ट नहीं आती है। जैसे कि गोबर खाद हो गई, हरी खाद हो गई, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। कम पानी में ज़्यादा सूखे जैविक कचरों को जमा करके खाद बनाना। क्या करना? कम पानी में ज़्यादा सूखे, यानी कि जैविक
पहले कचरों को, जो घरों से निकलने वाले कचरे होते हैं, पशुओं के गोबर हो गया, मल मूत्र हो गया, इन सब चीज़ों से जैविक खाद बनाई जाती है। तो इसको इकट्ठा करके जैविक खाद बनाना। अपने बीज, खाद और अपने जल को सुनिश्चित करना। क्या करना? जो बीज, खाद और जल है जो फसल में हम देते हैं उसको सुनिश्चित करना होता है। पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाले यंत्रों और उनसे तैयार होने वाली सामग्री का प्रयोग ना करना, ताकि वातावरण दूषित ना हो। कैसे? पेट्रोलियम पदार्थ, जो पेट्रोलियम पदार्थ से चलने वाले यंत्र होते हैं उनका कम से कम उपयोग करना। क्या करना? कम से कम उपयोग करना, या फिर उनसे तैयार जो है सामग्री जो होती है, रासायनिक उर्वरक या फिर कीटनाशक बनाने की, उनका उपयोग कम से कम करना। इससे क्या होता है, जो भी रसायन होते हैं, रसायन उर्वरक होते हैं, रासायनिक कीटनाशक होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी बहुत दूषित करती हैं। साथ साथ हमारे मृदा की संरचना में भी जो है, मृदा में एक तरह से कह लें कि जो मृदा का स्वास्थ्य होता है उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आती है, क्योंकि लगातार जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते जा रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते जा रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे पर्यावरण और सॉइल हेल्थ यानी मृदा के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और मृदा के स्वास्थ्य के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पे भी पड़ रहा है, क्योंकि उससे जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा जो हमें अनाज उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उनमें जो हानिकारक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं, अनाज के साथ साथ शरीर में जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं, शरीर के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। वहीं अगर ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाए और उनसे जो उत्पाद प्राप्त हों उनको क्या है उपयोग करें, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और साथ साथ बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। आगे देखेंगे, परिवार के लिए आवश्यक औषधि, सब्जियां, फल, मसाले, तिलहन, कपास, दालें और अनाज का उत्पादन स्वयं करना। अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे हमने पहले बात करी कि बाजार पे डिपेंडेंसी कम करना, तो क्या है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने खुद के भोजन के लिए दाल उगाना, फसल उगाना, सब्जी उगाना, अनाज का स्वयं उत्पादन करना। रसायन मुक्त मिट्टी, पानी, हवा और भोजन। क्या अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करेंगे या ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती करेंगे, तो रसायन मुक्त होगी हमारी मिट्टी, पानी और हवा और साथ साथ भोजन। रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे मुक्त होगा क्या क्या? हमारी पानी, मिट्टी, हवा और भोजन, ये रसायन से मुक्त होगा। और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित कृषि उत्पाद का उत्पादन, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती हम करेंगे तो उससे कितने लाभ होते हैं कि हमारी जो मिट्टी है, पानी, हवा, ये सब रसायन मुक्त होगी और मानव स्वास्थ्य पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो मानव स्वास्थ्य, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम है या बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, उसमें भी मदद मिलती है। वही आगे देखेंगे, जैविक खेती के मुख्य घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन कौन से घटक ऐसे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कौन कौन से घटक हैं या कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला है प्राथमिक स्रोत। क्या है प्राथमिक स्रोत? कौन कौन से हैं प्राथमिक स्रोत? पहला है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में क्या क्या आता है? कार्बनिक खाद के अंतर्गत, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा किए हुए हैं कि कार्बनिक खादें क्या होती हैं। गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट, नेपेड कंपोस्ट, मुर्गी की खाद इत्यादि, ये क्या होती हैं? कार्बनिक खादें होती हैं। हम अभी इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी ले रहे हैं। आगे अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। किस पे होगी? वर्मी कंपोस्ट के ऊपर। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। और अगला जो है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत, पहला है कार्बनिक खाद, दूसरा है वनस्पतिक अपशिष्ट। क्या है? वनस्पतिक अपशिष्ट। अब ये वनस्पतिक अपशिष्ट क्या क्या होता है? तो जैसे वनस्पतिक अपशिष्ट में नीम हो गया, नीम की खलियां हो गई, सरसों हो गया, सरसों की खलियां हो गई, धान का पुआल हो गया, गेहूं व अन्य फसलों का भूसा हो गया, फार्म अपशिष्ट इत्यादि। क्या? गेहूं का भूसा, उसे हम यूज करते हैं किसमें? ये वनस्पतिक अपशिष्ट के अंतर्गत। पहला हम देखेंगे नीम या सरसों आदि की खलियां, जो जैसे कि हम सरसों
ले जाते हैं। सरसों का तेल निकालने के बाद उससे जो खलियां मिलती हैं उसकी बात करें, ये जो खलियां होती हैं इनको मृदा में मिलाया जाता है, सॉइल में मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सॉइल में बहुत सॉइल की जो संरचना होती है उसमें काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी मदद करता है सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में। धान का पुआल हो गया, गेहूं का भूसा और अन्य फसलों का भूसा, फार्म अपशिष्ट आदि, गोमूत्र हो गया एवं सींग से तैयार खाद हो गई। पशुओं के अपशिष्ट, अब पशुओं के अपशिष्ट क्या है, जैसे कि पशुओं की हड्डी हो गई, पशुओं की हड्डी का चूरा हो गया, मछली की खाद हो गई इत्यादि। जैव उर्वरक की बात करें, जैव उर्वरक एक रासायनिक उर्वरक होता है और जैव उर्वरक होता है। इसमें भी हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, पीछे की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जैव उर्वरक या फिर क्या क्या फ़र्क होता है जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरक में। यहाँ हम जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं तो हो गया राइजोबियम, एजोक्टोवेक्टर, एंजियोस्पाइरलियम, फास्फेटिक पीएसबी, नील हलित शैवाल इत्यादि। क्या, राइजोबियम, एजोवेक्टर, एंजियोस्पाइरलियम, फास्फेटिक तथा नील हरित शैवाल इत्यादि। कीटों एवं रोगों का जैविक नियंत्रण। क्या, कीटों एवं कीटों एवं रोगों का जैविक नियंत्रण। किसी रसायन का प्रयोग करके इनका नियंत्रण नहीं, जैविक के द्वारा, जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा नियंत्रण। जैसा कि होगा आईपीएम ट्राइकोडर्मा, एनपीवी ट्राइकोडर्मा, फेरोमोन ट्रैप, नीम उत्पाद इत्यादि। आगे आ गया पूरक स्रोत। ये क्या होते हैं, पूरक स्रोत। पूरक स्रोत क्या होते हैं, जैसे चीनी मिल की खाद, प्रेस मड और सीवर से जो कचरे निकल, सीवर स्लेज, कारपोरेट अपशिष्ट डिस्टली और शास्त्र तकनीकी। क्या, अगला जो है शास्त्र तकनीकी है। शास्त्र तकनीकी में क्या क्या होता है, शास्त्र क्रियाएं। हम शास्त्र विज्ञान यानी एग्रोनॉमी में पढ़ रहे हैं तो ये शास्त्र शब्द हमसे काफ़ी परिचित, शास्त्र शब्द से हम लोग काफ़ी परिचित होंगे। ये शास्त्र विज्ञान या फिर शास्त्र क्रियाएं क्या होती हैं। यहाँ पे हम क्या है, शास्त्र तकनीकी के बारे में बात कर रहे हैं। शास्त्र तकनीक, गर्मी की गहरी जुताई। अगर गर्मी के मौसम में खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जो मृदा होती है उसमें वायु जो होती है, हवा, ऑक्सीजन आसानी से ग्रहण कर सके और मृदा की वायु धारण क्षमता बढ़ जाती है। और मृदा में जो कुछ जीवाणु होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं या फिर जो कह लो खरपतवार होते हैं, खरपतवार के बीच जब गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी की संरचना में चेंज होता है, मिट्टी की संरचना में परिवर्तन होता है। तो धूप में जब वो सीधा धूप के सनलाइट में आएंगी या फिर सीधा धूप के संपर्क में आएंगी तो क्या होते हैं, वो जीवाणु मर जाते हैं। फसल चक्र का अपनाना, आकर्षक फसलें यानी ट्रैप क्रॉप का यूज़ करना। ये ट्रैप क्रॉप क्या है, आकर्षक फसलें। वे फसलें जो ट्रैप करती हैं यानी कि आकर्षित करती हैं कीड़े मकोड़ों को। जैसे कि ट्रैप क्रॉप का अक्सर उपयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा ये खेत हो गया, उसके अंदर हम अपनी मेजर फसल को लगाते हैं और ये जो ट्रैप क्रॉप होती है ये फसल अपने खेत के या मुख्य फसल के चारों ओर लगाते हैं। क्या करते हैं, मुख्य फसल के चारों ओर, खेतों के चारों ओर किनारे पे लगाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये आकर्षित होते हैं किस पे, ये जो हमारी ट्रैप क्रॉप होती हैं और ये ट्रैप क्रॉप पर ही रह जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल की रक्षा होती है ट्रैप क्रॉप के द्वारा। हरी खाद, हरी खाद जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया, बरसीम, मूंग इत्यादि। आगे हम बात करेंगे जैविक खेती हेतु मुख्य जैविक खाद। अगर हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी खाद होती है, कौन कौन सी खाद का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैविक खेती हेतु, जैविक खेती करने के लिए जैविक खाद, कौन कौन सी जैविक खाद होती हैं, जैसे होगा नापेड, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक कल्चर, गोबर खाद। इन सब खादों का उपयोग करते हैं किसमें, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में ये सब खादों का उपयोग हम करते हैं। हम एक एक करके सारी खादों के बारे में, ये नापेड, बायो स्लरी और वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, सबके बारे, गोबर की खाद, सबके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। नापेड, फास्फो कंपोस्ट, पिट कंपोस्ट, मुर्गी खाद इत्यादि खादों का उपयोग करते हैं जैविक खेती करने में। जैविक ये होती हैं, क्या होती है, इतनी सारी जैविक खाद होती हैं, इनका उपयोग करते हैं जैविक खेती करने में। जैविक भोजन का महत्व, ऑर्गेनिक
फार्मिंग या ऑर्गेनिक तरीके से जो हम खेती करते हैं उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो अनाज प्राप्त होता है या फिर जो भोजन होता है, क्या महत्व है, क्या फ़ायदे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे कि जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके क्या महत्व, क्या फ़ायदे हैं, हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं। तो परिष्कृत भोजन जहां हमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है वही वह स्वादहीन होता है। क्या होता है, जो भोजन हमें रसायन उर्वरकों द्वारा होते हैं, मिलते हैं, उनमें क्या होता है, वो आसानी से मिल जाते हैं लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, जैसे कि अगर बच्चों की केस में बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन बहुत नाजुक होते हैं। अगर उनको जो है हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा या रासायनिक उत्पादों द्वारा उत्पादित अनाज को खिलाएंगे तो उनकी सेहत पे बहुत प्रभाव पड़ता है। उनके कोमल अंग में विषाक्तता को सहन करने की क्षमता नहीं होती है या नहीं कर पाते हैं और कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। क्या होता है, कई तरीकों से बीमारियों से ग्रसित हो। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें जैविक भोजन देना चाहिए। क्या करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, जैविक भोजन देना चाहिए। अगर बच्चों को बीमारियों से बचाना है, उनकी शारीरिक क्षमता को मजबूत करनी है तो क्या करना, उन्हें हमें जैविक भोज्य पदार्थ देना चाहिए। जैविक भोजन में कम जहर होगा तो शरीर में कम जाएगा। क्या होगा, अगर जैविक तरीके से जो उत्पाद प्राप्त होंगे उनमें क्या होगा, जहर की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। अगर रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो उनके जो अंश होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फसलों में पहुंच ही जाते हैं, हमारे अनाज, हमारे उत्पाद में पहुंच जाते हैं, तो वो सीधा हमारी शरीर पे इफेक्ट करते हैं। भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी अधिक होती है तथा प्रदूषक की मात्रा कम होती है। जैविक भोजन में एल्यूमीनियम हो गया, सीसा, पारा कम होता है, जो मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। क्या करता है, जैविक भोजन में जब जैविक भोजन होता है ये रसायन मुक्त होता है, इनमें किसी भी प्रकार के रसायन नहीं होते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को कई बीमारियों से बचाते हैं। जैविक भोजन में रासायनिक भोजन की तुलना में पोषक तत्व व विटामिन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, जो जैविक भोजन होते हैं, जैविक भोजन में पोषक तत्व तथा विटामिन की मात्रा दोनों अधिक होती है। किसकी अपेक्षा, रासायनिक उर्वरक या रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जो भोजन प्राप्त होते हैं, दोनों में फर्क होता है। कैसे कि जो जैविक उत्पाद होते हैं, जैविक खेती के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पोषक तत्व तथा विटामिन की मात्रा अधिक होती है। सामान्यतः जैविक भोजन में पोषक तत्व विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट व पॉलीन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। क्या होता है, जैविक भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व, विटामिन हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, पॉलीन्यूट्रिएंट आदि पाए जाते हैं। क्रोमियम जो कि शुगर व रक्त वाहिनियों से संबंधित है, इसमें अधिक पाया जाता है। क्या होता है, क्रोमियम या फिर शुगर रक्त वाहिनियों में से संबंधित होता है, ये पाया जाता है अधिक किसमें, जैविक खेती करने से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें। सेलेनियम जो कि कैंसर व दिल की बीमारियों को रोकता है, जैविक भोजन में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैविक भोजन में सेलेनियम, ये कैंसर और दिल की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। क्या करता है, कैंसर और दिल की बीमारियों को रोकने में मदद करता है। इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक। सेलेनियम तत्व जो होता है ये हमारे शरीर में, इसकी मात्रा किसमें अधिक होती है, इसकी मात्रा जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त उत्पादों से उनमें अधिक होती है। और ये इससे क्या फायदे होते हैं, इससे होते हैं ये कैंसर व दिल की बीमारियों को रोकने में, लड़ने में उनसे मदद करती है, हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाती है। भोजन में अधिक पाया जाता है, किसमें, ऑर्गेनिक भोजन या जैविक भोजन में। इनमें कैल्शियम भी अधिक मात्रा में होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। क्या होता है, ऑर्गेनिक या जैविक भोजन जो होता है इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। लिथियम जो कि मानसिक रोगों से बचाता है, जैविक भोजन में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैविक भोजन में लिथियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जो कि मानसिक रोगों से हमें बचाने में मदद करता है। मैग्नीशियम दिल का दौरा पड़ने से होने वाली बीमारी मृत्यु दर को कम करता है, वह जैविक भोजन में अधिक पाया जाता है। देखो, जैविक भोजन में कितने सारे तत्व पाए जा रहे हैं। जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में, ऑर्गेनिक तरीके से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनमें कितने सारे ऐसे तत्व मिल रहे हैं जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, हमारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं और हमें इन होने वाले रोगों से बचाने में मदद कर रहे हैं। जैविक दूध में एंटीऑक्सीडेंट तथा विटामिन की अधिक मात्रा पाई जाती है।
जैविक दूध क्या है? जैसा कि हम अपने पशुओं को जो चारा खिलाते हैं उनमें भी किसी भी रसायन या रासायनिक उर्वरक या रसायन कीटनाशकों का उपयोग ना करें, जैविक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। तो जो उससे हमें हमारे खेतों में पशुओं के लिए जो चारे होते हैं, अगर हम पशुओं को खिलाएंगे तो वो जैविक चारे होंगे, उनको पशुओं को खिलाएंगे तो पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। और उनसे प्राप्त जो दूध होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट तथा विटामिन अधिक पाया जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैविक भोजन रासायनिक भोजन से हर तरीके से बेहतर होता है। क्या होता है? ये जो जैविक भोजन होता है ये रासायनिक भोजन से हर तरीके से बेहतर होता है। जैसा कि हम जानते हैं जैविक भोजन जो होता है, कहीं ना कहीं जैविक खेती की शुरुआत सबसे पहले भारत में और चीन में की गई। जो जैविक खेती का इतिहास है ये भारत और चीन से शुरू होता है। तो जैविक खेती हर तरीके से हमारे स्वास्थ्य में, हमारे जीवन में लाभदायक है। कैसे है? जैविक खेती मानव स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के लिए, पर्यावरण के लिए, हर जो एलिमेंट है, हर तत्व के मतलब जो पर्यावरण में है इनके लिए लाभदायक होती है। तो आज की हमारी क्लास जो है जैविक खेती या जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या उद्देश्य हैं ये यहीं पे ख़त्म होती है। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी वर्मी कंपोस्ट पे। किस पे होगी? वर्मी कंपोस्ट पे। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उपयोग होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। जय हिंद।